हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज जो हम लेके आ गए हैं लेक्चर नंबर 7 क्लास 12th का, और जिसमें आज हम बात करने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलो एल्केन्स। तो हेलो एल्केन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आज हम पढ़ेंगे। तो इसके अंदर देखिएगा, सबसे पहले जो हम ले रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट जो हम ले रहे हैं, इसके अंदर ले रहे हैं हम इसमें फिजिकल स्टेट। पॉइंट नंबर 1 में इसमें हम ले रहे हैं फिजिकल स्टेट, कि फिजिकल स्टेट क्या होगी। ठीक है, फिजिकल स्टेट मींस सॉलिड होंगे, लिक्विड होंगे, गैस होंगे। तो जितने भी लोअर हेलो एल्केन्स हैं, लोअर हेलो एल्केन्स, अब लोअर हेलो एल्केन्स कौन कौन से हैं, कोई भी एग्जांपल हम लिख ले रहे हैं लोअर हेलो एल्केन्स। जस्ट एग्जांपल सच एज CH3Cl, CH3Br, या फिर और लिखे तो हम C2H5Cl, C2H5Br। ये सब अगर हम लिख लें तो ये क्या होते हैं, गैसियस स्टेट में होते हैं रूम टेम्परेचर पर। ठीक है, और गैसेस एट रूम टेम्परेचर, यानी रूम टेम्परेचर पर ये क्या होंगे, जितने भी लोअर हेलो एल्केन्स होते हैं वो सब रूम टेम्परेचर पर गैसेस होते हैं। अब सेकंड इसी में बी ले रहे हैं कलर। इनके कलर के बारे में बात करें, ठीक है। तो कलर की बात करें तो जनरली हेलो एल्केन्स क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं प्योर स्टेट में। ठीक है, कलरलेस इन प्योर स्टेट। अगर प्योर स्टेट के बारे में बात करें तो ये प्योरेस्ट फॉर्म में, प्योर स्टेट में क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं हेलो एल्केन्स। बट इसी में अगर ब्रोमाइड एंड आयोडाइड कंपाउंड की बात करें तो, बट ब्रोमाइड एंड आयोडाइड ये क्या करते हैं, कलर डेवलप करते हैं व्हेन एक्सपोज टू एयर और लाइट। एयर और लाइट दोनों का मीन वही है, एयर में भी आएंगे तो लाइट तो होगी। ठीक है, तो क्या होगा, डेवलप कलर व्हेन एक्सपोज्ड टू लाइट। जब इनको लाइट में लाते हैं तो ये ब्रोमाइड एंड आयोडाइड के कंपाउंड से होते हैं, ये कलर डेवलप करते हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शन हो जाती है। ठीक है, तीसरी बात करते हैं इसके अंदर। देखिएगा, पहली होगी फिजिकल स्टेट के ये सॉलिड होंगे। अच्छा, उसमें फिजिकल स्टेट में चलिए और बता देता हूँ, फिजिकल स्टेट में ही ले लें पहले हम। तो देखिए, कलर की बात क्लियर हुई कि कलरलेस होंगे, और जो जनरली जो ये ब्रोमाइड एंड आयोडाइड के कंपाउंड से ये कलर डेवलप करते हैं लाइट में। अभी देखो फिजिकल में ही देख लीजिए और थोड़ा सा, अगर हम फिजिकल की बात करें, फिजिकल स्टेट के बारे में, तो फिजिकल स्टेट में देखिएगा, जो कंपाउंड्स कंटेनिंग अप टू 18 कार्बन एटम, जिनके पास कार्बन एटम जो है वो 18 तक होंगे, वो क्या होते हैं, जनरली लिक्विड होते हैं। ठीक, और अगर बात करें हम थर्ड कि इससे हायर जो होंगे, तो हायर मेंबर्स क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। तो हायर मेंबर्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर क्या होंगे, सॉलिड होंगे। चलें, ये हमारी फिजिकल स्टेट कंप्लीट हुई। कलर के बारे में मैंने पहले ही बता दिया, ये थोड़ा सा रह गया था तो मैंने दोबारा ऐड ऑन कर दिया। अब देखिएगा, इसके बाद में ऑर्डर की बात करें। ऑर्डर माने स्मेल। स्मेल क्या होगी, देखिएगा ऑर्डर, अब देखिएगा ऑर्डर क्या होगा,
ऑर्डर के बाद जो जनरली वॉलेटाइल हैलोजन कंपाउंड्स हैं, वॉलेटाइल हैलोजन कंपाउंड्स की स्मेल कैसी होती है? स्वीट स्मेल होती है, स्वीट स्मेलिंग होते हैं ये, ठीक है। तो ये हुई हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हमने एक पॉइंट डिस्कस किया, जिसमें हमने ए पार्ट में लिया उनकी फिजिकल स्टेट, सेकंड में लिया उसमें हमने लिया उनका कलर, किस तरीके का कलर होता है, तो जनरली कलरलेस होते हैं, और तीसरे में हमने बात की ऑर्डर के बारे में, ठीक है। सेकंड पॉइंट ले लेते हैं डाइपोल मोमेंट। देखिएगा डाइपोल मोमेंट के बारे में। अब देखिए हमको सबको पता है, जो अगर हम नेचर की बात करें तो जो हमारे एल्काइल हैलाइड हैं, आपको पता है हैलोजन एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे तो है वह टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, तो इसकी वजह से इसके अंदर पोलैरिटी डेवलप हो जाएगी। अब पोलैरिटी डेवलप होगी तो सीधी सी बात है डाइपोल मोमेंट जनरेट होगा, बिकॉज डाइपोल मोमेंट होता है हमारा Q इंटू डी। बट जनरली ये जो डिपेंड करता है चार्ज पर डिपेंड करता है, इसके अंदर जो है चार्ज डोमिनेंट होता है। ये जो बॉन्ड लेंथ यानी डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज जो होती है वो नहीं ली जाती, वो डोमिनेंट नहीं होती है, तो इसके ऊपर बेस्ड होता है। बट देखना यहाँ पर जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो चार्ज भी ज़्यादा होंगे। अब चार्ज ज़्यादा होंगे तो इनका डाइपोल मोमेंट की बात करें तो देखो यहाँ पर भी एक एक्सेप्शन है। अगर हम इनके डाइपोल मोमेंट की बात करें तो इनके डाइपोल मोमेंट का जो ऑर्डर है, अगर मैं सपोज करो कि मिथाइल के ही हैलाइड्स ले लेता हूँ, मिथाइल में मिथाइल फ्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड और मिथाइल आयोडाइड, तो इनका जो डाइपोल मोमेंट है वो देखो इनका ऑर्डर क्या है, तो ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट। तो अगर हम डाइपोल मोमेंट की बात करें ना तो CH3Cl का डाइपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा होता है, आफ्टर दैट CH3F का आएगा, फिर CH3Br का आता है और फिर CH3I का आता है। यहाँ पर देखिएगा क्या फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो सबसे ज़्यादा डाइपोल मोमेंट इसका होना चाहिए था, बट यहाँ एक्सेप्शन है। आपने 11th क्लास में भी पढ़ा होगा, वहाँ भी फ्लोरीन और क्लोरीन में एक्सेप्शन आते हैं। उसका रीज़न क्या है कि फ्लोरीन बहुत छोटा एटम है, और जब छोटा एटम है तो क्या होगा, साइज़ छोटा होता है इसका, स्मॉलर साइज़ होने की वजह से क्या हो जाएगा, CCl बॉन्ड की लेंथ ज़्यादा होती है और C और F के बॉन्ड की लेंथ जो है वो स्मॉलर हो जाती है। तो इस वजह से क्या होगा, यहाँ पर इसकी वैल्यू ज़्यादा होती है और इसकी वैल्यू कम होती है, बिकॉज डाइपोल मोमेंट चार्ज पर और डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर कौन सा फैक्टर डोमिनेंट हो जाता है, यहाँ पर डिस्टेंस वाला फैक्टर, यानी बॉन्ड लेंथ यहाँ ज़्यादा है, CCl बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है और CF जो बॉन्ड लेंथ है वो स्मॉलर हो जाती है, इसलिए इसका डाइपोल मोमेंट यानी CH3Cl का डाइपोल मोमेंट CH3F से ज़्यादा होता है। चलें इसके बाद में नेक्स्ट आ जाते हैं अब नंबर 3rd पॉइंट, उसमें हम बात करेंगे बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। इससे पहले के भी सारे लेक्चर्स के मैंने लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो, वो लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 6 तक के सारे लेक्चर्स आप देख सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो 3rd हम चल रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट पर। अब देखिएगा बॉइलिंग पॉइंट क्या है। तो सबसे पहली बात, ये तो हमने अभी भी देखा कि इससे पहले वाली बात में कि जो हमारे पास कार्बन और हेलोजन की नेचर है वो कैसी है, पोलर नेचर है।
क्यों? बिकॉज जो हेलोजन एटम होता है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो अट्रैक्ट करने की वजह से क्या होता है कि बॉन्ड जो है इधर ये पार्शियली नेगेटिव और ये पार्शियली पॉजिटिव हो जाता है। तो जो बॉइलिंग पॉइंट है सबसे पहले दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो उसमें सबसे फर्स्ट फैक्टर आता है इसके अंदर लंदन फोर्सेस, ठीक है। और इन लंदन फोर्सेस में सबसे मेन जो है वो है हमारा वंडरवॉल फोर्स। यानी जनरली किस चीज़ पर डिपेंड करता है हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट है वो वंडरवॉल फोर्सेस पर डिपेंड करता है। अब वंडरवॉल फोर्सेस पर किस तरीके से, देखिए वंडरवॉल फोर्सेस जितने ज़्यादा होंगे तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, उसको बॉयल करना, यानी अंडर इंटरनल फोर्सेस जो है उनको ब्रेक करना। तो मॉलिक्यूल्स को डिस्टेंस मेंटेन करना उनके बीच में, तो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स अप्लाई होता है वो होता है वंडरवॉल फोर्स। तो इस वंडरवॉल फोर्स को ब्रेक करने के लिए एनर्जी चाहिए। तो जनरली बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं वो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, वंडरवॉल फोर्सेस यानी लंदन फोर्सेस पर डिपेंड करेगा। तो इट इज डिपेंड ऑन द चेन कि चेन कितनी बड़ी है। सेकंड थिंग इट इज आल्सो डिपेंड ऑन द सरफेस एरिया, ठीक है। तो यानी कि किस चीज पर डिपेंड किया, सबसे पहले तो फर्स्ट पॉइंट इसमें हम लिख ले तो नेचर ऑफ चेन, एंड सेकंड सरफेस एरिया पर, ठीक है। इन दोनों चीजों पर डिपेंड करेगा बिकॉज वंडरवॉल फोर्सेस हैं। अब देखिएगा जो बॉइलिंग पॉइंट है वो वंडरवॉल फोर्सेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। देखो नेचर ऑफ चेन का मतलब क्या हो गया, अब ये x आया था तो इसने x ने सबसे पहले आपने पहले पढ़ा था कि कैसे बनते हैं कि जब किसी एल्केन से हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हेलोजन एटम आता है। तो हाइड्रोजन को रिप्लेस करके जब हेलोजन एटम आया होगा तो सीधी सी बात है कि मॉलिक्यूलर मास तो पहले से ही इंक्रीज हो जाएगा। जब मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होगा उसके बाद में नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर इंक्रीज होंगे चेन में तब उसके अकॉर्डिंग भी क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज ही होगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो जनरली जो बॉइलिंग पॉइंट होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वंडरवॉल फोर्सेस। ठीक है। और अगर वंडरवॉल फोर्सेस की बात करें तो वंडरवॉल फोर्सेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलर मास के, ठीक है। यानी कि वंडरवॉल फोर्स डिपेंड करता है मोलर मास पर और बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वंडरवॉल फोर्सेस के। तो यानी कि बॉइलिंग पॉइंट कितना ज़्यादा होगा जब मोलर मास इंक्रीज होगा। तो सीधी सी बात है नंबर ऑफ कार्बन एटम या हेलोजन एटम्स के ऊपर डिपेंड करेगा बिकॉज जैसे जैसे मोलर मास इंक्रीज होता चला जाएगा। तो देखो अगर हम इसी में एक एग्जांपल लें, सपोज करो हमने ले लिया CH3Cl, दूसरा ले लें C2H5Cl और तीसरा ले लें हम C3H7Cl। तो देखो सीधी सी बात है इनके ऑर्डर की अगर हम बात करेंगे तो इनमें बॉइलिंग पॉइंट किसका सबसे ज़्यादा होगा, C3H7 का सबसे ज़्यादा होगा बिकॉज नंबर ऑफ कार्बन एटम इसमें ज़्यादा है, इसका मोलर मास ज़्यादा है। और CH3Cl का सबसे कम होगा मोलर मास बिकॉज क्या है, इसका नंबर ऑफ कार्बन एटम इसके अंदर 1 ही है जिसकी वजह से। और देखो यहाँ कार्बन और हाइड्रोजन दोनों इंक्रीज कर रहे हैं तो मोलर मास इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। अब दूसरा फैक्टर है उस चीज़ पर डिपेंड करता है वो है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। क्योंकि अभी मैंने ऊपर ही बात की थी शुरू करते हुए कि जो कार्बन और हेलोजन की जो बॉन्ड की नेचर है वो कैसी है, वो उसके अंदर पोलैरिटी आ जाती है। तो सेकंड फैक्टर क्या है इसके अंदर, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन इस चीज पर भी डिपेंड करता है। अब देखेंगे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन पर किस तरीके से डिपेंड करता है। तो हेलो एल्केन्स का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कॉरस्पॉन्डिंग एल्केन से ज़्यादा है, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हेलो एल्केन क्या होगा, ग्रेटर देन कॉरस्पॉन्डिंग
एल्केन, कॉरस्पॉन्डिंग एल्केन से ज़्यादा है। अब कॉरस्पॉन्डिंग एल्केन से ज़्यादा होने का रीज़न क्या है, अभी मैंने बताया कि क्या हुआ कि हाइड्रोजन को हटाया, हाइड्रोजन को हटा के हेलोजन आएगा, तो हेलोजन आएगा तो उसका मोलर मास इंक्रीज कर जाएगा। और दूसरा रीज़न है उसके अंदर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, क्योंकि जब हेलोजन आया तो बॉन्ड के अंदर पोलैरिटी आई, पोलैरिटी आई तो वंडरवॉल फोर्सेस इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, देखिएगा किस तरीके से। तो यहाँ पर अगर हम बात कर लें कि बॉइलिंग पॉइंट का अगर हम ऑर्डर की बात करें, अगर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन को फोकस करते हैं तो जो फ्लोरो कंपाउंड है, ठीक है, फ्लोरो कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट, उसके बाद फिर आएगा क्लोरो का, और उसके बाद में फिर आएगा आइडो का। अब क्यों होगा ऐसा, रीजन है इसका भाई फ्लोरो। अब यहां तो हम ये कह सकते थे कि फ्लोरीन की तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा पोलैरिटी यहां होनी चाहिए, लेकिन होता क्या है कि जो बॉन्ड लेंथ है वो यहाँ आइडो कंपाउंड की ज़्यादा हो जाएगी। यानी कि अगर हम इसके अकॉर्डिंग फॉलो करें तो CH3F, फिर आएगा CH3Cl, फिर CH3Br, और फिर आ जाएगा CH3I। क्यों? क्योंकि आयोडीन का साइज इंक्रीज हो जाएगा, साइज इंक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा, वंडरवॉल फोर्सेस बढ़ जाएंगे। ठीक, अब देखो इसके अंदर एक और फैक्टर जिसके ऊपर क्वेश्चंस बहुत आता है कि अगर ब्रांच चेन आ जाएगी तो, ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। चले अब इसके बाद में बॉइलिंग पॉइंट पर ही एक और फैक्टर देखें कि अगर ब्रांच चेन बढ़ जाए तो जनरली क्या होता है कि बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजिंग कब डिक्रीज करेगा, विद इंक्रीजेज इन ब्रांच चेन। जैसे जैसे ब्रांच चेन इंक्रीज होगी वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट क्या होता चला जाता है, डिक्रीज होता चला जाता है। क्यों? बिकॉज वंडरवॉल फोर्सेस क्या हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, वंडरवॉल फोर्सेस क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। भाई ब्रांच चेन बन जाएगी। देखो अगर हमने सपोज करो कंपाउंड ले लिया, यहाँ पर हमने ले लिया CH3 CH2 CH2 CH2Br, ये ले लिया, यहाँ पर ये है। तो यहाँ पर देखो सीधी स्ट्रेट चेन है तो सरफेस एरिया सबसे ज़्यादा है। अब इसी का अगर हम ब्रांचिंग करें तो इसकी ब्रांचिंग में हम लिख सकते हैं CH3 CH2 तो देखिएगा अब क्या आ गया यहाँ पर 1 2 3 और यहाँ पर लिख दें Br, या फिर तीसरा कंपाउंड लें तो CH3 और यहाँ लगा दें Br। तो देखो कंटिन्यू यहाँ ये सबसे लॉन्गेस्ट चेन बन रही है, फिर ये चेन और स्मॉलर हो गई, यहाँ पर आगे तो और स्मॉलर हो गई, और जबकि कंपाउंड वही है, इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, तो ये आइसोमर बन गए। अब आइसोमर बन गए तो देखो कंटिन्यू क्या हो रहा है, जैसे जैसे सरफेस एरिया ज़्यादा था तो वंडरवॉल फोर्सेस ज़्यादा होंगे, वंडरवॉल फोर्सेस ज़्यादा होंगे तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। बिकॉज मैंने पहले ही डिस्कस किया कि बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वंडरवॉल फोर्सेस। तब इसके अंदर यहाँ देखिएगा एक ब्रांच चेन बनी, यहाँ पर तो क्या हुआ, एक पॉसिबिलिटी आई, एक तरीके से चेंज हुआ तो थोड़ी सी और स्मॉलर हुई। यहाँ पर दोनों मिथाइल ग्रुप सेम कार्बोनेट तीनों यहाँ पर आ गए, इस तरीके से बना दी स्ट्रक्चर, तो और सरफेस एरिया डिक्रीज हो गया। और जब सरफेस एरिया और डिक्रीज हुआ तो क्या होगा, इनका बॉइलिंग पॉइंट और ज़्यादा कम हो जाएगा। बात समझ आ रही है? चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट लेते हैं। अब देखिएगा फोर्थ पॉइंट क्या है हमारे पास, फोर्थ पॉइंट ले रहे हैं हम। फोर्थ पॉइंट में डिस्कस कर रहे हैं डेंसिटी। अब देखिएगा डेंसिटी की बात करें तो एल्काइल क्लोराइड जो है नॉर्मली लाइटर होते हैं। एल्काइल क्लोराइड ये क्या होते हैं, लाइटर देन वाटर होते हैं, लाइटर देन
वाटर होते हैं, वाटर से लाइटर होते हैं। जबकि अगर ब्रोमाइड्स की बात करें, आयोडाइड्स की बात करें, या फिर हम बात करें पॉलीक्लोराइड्स की, अब इन सब की बात करें तो ये क्या होते हैं, हैवियर होते हैं। ठीक है, अब डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी इंक्रीज कर जाती है कब कब, देखो किस किस केस में, तो डेंसिटी इंक्रीजेस कब होगी, व्हेन, किस किस केस में इंक्रीज होगी, या तो नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज करें, सेकंड हैलोजन एटम इंक्रीज करें, और थर्ड थिंग किस चीज पर डिपेंड करेगी, एटॉमिक मास ऑफ हैलोजन एटम पर, एटॉमिक मास ऑफ हैलोजन एटम अगर इंक्रीज कर जाए तो, यानी नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज होंगे तो चेन बढ़ेगी, मोलर मास इंक्रीज होगा। दूसरा हैलोजन एटम इंक्रीज करे तो हैलोजन एटम 1 2 3 4 इस तरीके से होते चले जाएं। और तीसरा एटॉमिक मास ऑफ हैलोजन एटम अगर इंक्रीज कर जाए, ठीक है, तो डेंसिटी इंक्रीज होती है। अब इसको देखो एग्जाम्पल के थ्रू आप समझिए, इसमें हम एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल ले ले रहे हैं। एनसीईआरटी में जो डेटा गिवन है, जो डेटा गिवन है उसके अंदर देखो दिया हुआ है कि C3H7 Cl, C3H7Br एंड C3H7I, ये तीन वैल्यू दी हुई है। यानी देखो यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है, हाइड्रोजन एटम सेम है, सिर्फ क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड यानी कि हैलोजन एटम को चेंज किया। और आपको पता है कि क्लोरीन के बाद फिर ब्रोमीन और ब्रोमीन के बाद में आयोडीन, और इनका एटॉमिक मास अलग अलग होता है। तो अगर यहाँ डेंसिटी ग्राम पर ml के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो इनकी डेंसिटी क्या है, ये है 0.89। और यहाँ पर दूसरी डेंसिटी की बात करें अगर हम, यहाँ इसकी डेंसिटी है 1.33 और ये है 1.74। तो देखिए वो वाला पॉइंट क्लियर होता है ना कि हैलोजन एटम का अगर मास बढ़ेगा तो सीधी सी बात है कि डेंसिटी इंक्रीज होगी। अब दूसरा एग्जांपल इसी के अकॉर्डिंग देखो, दूसरा एग्जांपल एनसीईआरटी में दिया हुआ है CH2Cl2, CHCl3 और CCl4। मीन्स क्या हुआ, अब देखो यहाँ 2 क्लोरीन एटम है। अब नंबर ऑफ हैलोजन एटम अगर इंक्रीज करें तो 2 हैलोजन एटम, 2 क्लोरीन एटम, फिर 3 क्लोरीन एटम हो गए, फिर 4 क्लोरीन एटम हो गए। अब इनकी जो डेंसिटी दी हुई है वो 1.33, 1.48 और तीसरा क्या दिया हुआ है 1.59। तो यानी दोनों ही पॉइंट क्लियर होते हैं। देखिए सबसे पहले क्या कि अगर हैलोजन एटम्स पर डिपेंड कर रही है या कार्बन एटम इंक्रीज करेंगे उन पर डिपेंड करेगी, और दूसरा हैलोजन एटम अगर इंक्रीज करेंगे तो उस पर भी डेंसिटी डिपेंड करती है, तो भी डेंसिटी इंक्रीज करेगी। चले अब लास्ट और 5th पॉइंट आता है हमारे पास सॉल्युबिलिटी। तो चलते हैं, इसके बाद हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो जाएंगी और हम पहुंच जाएंगे केमिकल प्रॉपर्टीज पर। तो देखिएगा सब 5th पॉइंट आता है हमारे पास सॉल्युबिलिटी। अब देखो आपने एक चीज पढ़ी है सॉल्युबिलिटी, अभी हम बार बार एक बात कर रहे थे, पहले भी हमने बात की, जो इनकी बॉन्ड की नेचर है वो पोलर है। ठीक है, अब आपने एक चीज छोटी क्लास में बार बार पढ़ते आते हैं कि लाइक डिजॉल्व्स लाइक, लाइक डिजॉल्व्स लाइक। हमने जब हम पार्ट फर्स्ट पढ़ते तो उसमें भी सॉल्यूशन वाले चैप्टर में लाइक डिजॉल्व्स लाइक वाला कंसेप्ट है। बट यहाँ पर क्या है, अगर इसमें बात करें और सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं तो जनरली हम वाटर की बात करेंगे, और वाटर भी पोलर सॉल्वेंट है और यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, इसलिए सबसे सॉल्युबिलिटी की बात सबसे पहले वाटर में करें। तो ये जो हमारे हेलो एल्कीन्स हैं ये स्लाइटली सॉल्युबल होते हैं वाटर में, जबकि ये पोलर हैं। ये एक्सेप्शन है, ठीक है, एक्सेप्शन है, इसलिए यहां से इंपॉर्टेंट हो जाता है ये कि हेलो एल्कीन्स क्या हैं, हेलो एल्कीन्स क्या हैं, स्लाइटली सॉल्युबल है। ठीक है, स्लाइटली सॉल्युबल हैं
इन वाटर, वाटर के अंदर ये स्लाइटली सोलेबल है। ठीक है, क्यों है स्लाइटली सोलेबल? इसका रीजन है कि जो वाटर होता है, वाटर के अंदर क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अगर देखिएगा मैं ये ड्रॉ कर ले रहा हूं तो देखो इस तरीके की हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो सीधी सी बात है, जब ये इसके अंदर डिसॉल्व होंगे तो इनको यहाँ पर प्लेस चाहिए तो ये बॉन्ड ब्रेक होने चाहिए। तो इनके पास इतनी एनर्जी नहीं हो पाती, क्योंकि इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी चाहिए, तभी तो ये इसकी मिडिल में आके एडजस्ट हो सकते हैं, यानी ये यहाँ बॉन्डिंग करेंगे। तो क्या होता है, एनर्जी रिक्वायर्ड होती है जो कि अवेलेबल नहीं हो पाती है हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए। तो वाटर के हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए इनके पास एनर्जी अवेलेबल नहीं होती है। इस वजह से क्या होता है, क्योंकि इनके पास जो इनके ब्रेक होने से, जो इनके वंडरवॉल फोर्सेस है, उनके ब्रेक होने से उतनी एनर्जी रिलीज नहीं हो रही है जो कि इस हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर सके। तो इसलिए क्या है, ये वाटर के अंदर स्लाइटली सोलेबल होते हैं, कंप्लीटली सोलेबल नहीं होते। तो इसलिए क्या होता है, इनकी जो होती है हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं ब्रेक कर पाते हैं, और ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म भी नहीं कर पाते हैं इनके साथ। तो इसलिए इनकी क्या हो जाती है, सेपरेट लेयर्स फॉर्म होती हैं। क्या होती हैं, सेपरेट लेयर डेवलप्स होती हैं विद वाटर। सो सेपरेट लेयर्स डेवलप इन वाटर। वाटर के साथ, यानी वाटर की लेयर अलग होगी और इनकी अल्काइल हैलाइड की, इनके जो भी हेलो एल्केन्स हैं, इनकी लेयर अलग होगी। बट ये सॉलेबल हैं किस में, बट डिजॉल्व या बट सॉलेबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। अब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ये इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि वही एनर्जी का कंसेप्ट है, तब इनके पास इतनी एनर्जी अवेलेबल होती है कि वो उनके बीच की बॉन्डिंग को, क्योंकि वहां क्या होगा, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर तो वही वंडरवॉल फोर्सेस है, तो एनर्जी बैलेंस हो जाती है ब्रेक करने के लिए। तब उसके लिए जैसे एसीटोन, बेंजीन, CCl4, तो ये सब हमारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं जिनके अंदर ये सॉलेबल है। तो यहाँ सॉलेबिलिटी के साथ ही हमारा जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का लेक्चर है कंप्लीट होता है। यहाँ हेलो एल्केन्स की, ओनली हेलो एल्केन्स की, हेलोरीन्स की बात हमने नहीं की है अभी। तो हेलो एल्केन्स की सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कंप्लीट होती हैं। इसके बाद जो हम अगला लेक्चर लेके आएंगे उसके अंदर हम शुरू करेंगे हेलो एल्केन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ शुरू करने से पहले हम सबसे पहले उसके अंदर पढ़ेंगे कि रिएक्शंस की टाइप्स क्या होती हैं। हमारे पास नई रिएक्शंस आने वाली हैं, SN1 एंड SN2 रिएक्शंस के बारे में हम पढ़ेंगे, फिर हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है। फिर नोट्स मैं फिर बोलूँगा कि आप अपने आप खुद से प्रिपेयर करते रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।